Okay, guys, so like we are starting with the first chapter in political science, power sharing. पावर शेयरिंग का क्या मतलब बनता है? आई गेस नाम से ही जाहिर है, पावर को शेयर करना, पावर को बांटना, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो है कंप्लीट होमोजेनाइटी होना, कंप्लीटली एक तरह की एक आइडेंटिटी के लोगों का होना, ये वर्चुअली इम्पॉसिबल है। ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो है आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। ये डाइवर्सिटी जो है वो लैंग्वेज के आधार पर हो सकती है, ये डाइवर्सिटी जो है वो रिलीजन के आधार पर, कल्चर के आधार पर, फेशियल फीचर्स और कल्चर के आधार पर। मतलब ये देखो, हम लोगों के बीच में बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, राइट? आई मीन यू कैन हैव डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, योर रिलीजन, राइट, योर फेशियल फीचर्स। इसके अलावा जो है तो ये सब कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर जो है लोग अपने आप को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं, अपने आप को एक दूसरे से डिफरेंट मानते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये वही मार्कर्स हैं जिनके द्वारा हम बाकी लोगों के साथ जो है खुद को आइडेंटिफाई भी करते हैं। ओके, तो मान लो कि फेशियल फीचर और या स्किन कलर एंड लैंग्वेज आपस में जुड़ के जो है एक एथनिक आइडेंटिटी बना सकते हैं, या फिर स्किन कलर और कल्चर जो है वो आपस में मिलके जो है आइडेंटिटी बना सकते हैं। स्किन कलर और रीजन जो है वो आपस में जुड़ सकते हैं, लैंग्वेज और रीजन जो है वो आपस में जुड़ सकते हैं। डिफरेंट तरह के परमिटेशंस, कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं आपको, जिसके आधार पर की डिस्टिंक्ट एथनिक आइडेंटिटी तैयार होती है। ओके, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें याद रखना है वो ये है कि इसमें जो है डाइवर्स जो है आइडेंटिटीज वो फॉर्म होनी ही होनी है। आगे जाके हम लोग जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे और डेमोक्रेसी में इसका क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव रोल है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन पहली चीज हम ये देखते हैं कि जब इस तरह की डाइवर्सिटी किसी डेमोक्रेसी के अंदर मौजूद होती है, देन हाउ डू दीज डेमोक्रेसीज रिस्पॉन्ड टू दैट। इस डाइवर्सिटी के सामने जो है डेमोक्रेसी किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है, वो किस तरीके से इवॉल्व करती है या डिवॉल्व करती है, किस तरीके से वो जो है आगे बढ़ती है या बैक गियर में जाती है, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे यहाँ पर व्हाइल टॉकिंग अबाउट द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर तुम अपने घर की ही बात ले लो तो घर के अंदर अगर हर एक डिसीजन मेकिंग का पावर, आई मीन लेट्स से दैट योर फादर इज द मोस्ट पावरफुल फिगर इन योर फैमिली, राइट? मान के चलो कि तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे फादर सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है, बिकॉज ही इज द वन हु इज योर लाइक अर्निंग मनी एंड एवरीथिंग, राइट? तो अगर मान लो ऐसा हो कि वो अपने इस पावर का यूज करके, अपने इस इन्फ्लुएंस का यूज करके, और मतलब जो भी उनको करना है वो करें, वो ठीक है, जो भी उनके मन में आए, इन्हें यही होगा, बेसिकली डिक्टेटरशिप चलाएं अगर वो, तो क्या होगा? जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, पर्से लाइक लेट्स से योर मॉम और इवन यू, क्योंकि आप लोग भी बड़े हो गए हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी तकलीफ होगी कि भाई पापा केवल अपने मन के चलाते हैं, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन उसी जगह पर आपके फादर जो है वो दूसरा अप्रोच भी ले सकते हैं। वो कभी जो है आपके मन की बात भी पूछ सकते हैं, कभी जो है वो आपके मदर के मन की बात भी पूछते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि फैमिली के अंदर जो डिसीजन मेकिंग अभी हो रहा है, इस डिसीजन मेकिंग अब क्या हो रहा है, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, तकलीफ वाली बात कम होगी, डिसकंटेंट वाली बात कम होगी। अब कौन सा मॉडल बेहतर है ये जज करना है हमको, या इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। लेकिन हम जो है इसको डिस्कस करेंगे लार्जर स्केल पर, मैक्रो लेवल पर, कंट्रीज के लेवल पर। तो हमें जो है शुरू में दो एग्जांपल्स दिए गए हैं या दो केसेस दिए गए हैं, एक बेल्जियम का और दूसरा जो है वो श्रीलंका का। ओके, तो बेल्जियम की जहां तक बात है, तो बेल्जियम को अगर आप देखोगे तो बेल्जियम में हम क्या पाते हैं कि 59% जो पॉपुलेशन है डच स्पीकिंग, या मेजोरिटी जो है वो डच स्पीकर्स हैं, माइनॉरिटी जो है एक लार्ज माइनॉरिटी लेकिन जो है वो फ्रेंच की है, राइट? जो डच स्पीकर्स हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो वैलोनिया रीजन में रहते हैं। 1% पॉपुलेशन जो है वो जर्मन बोलने वालों की है। तो ये बेचारे बहुत एक्सट्रीम कह सकते हैं, ये एक्सट्रीम माइनॉरिटी हो गए आपके लिए। कैपिटल जो ब्रुसेल्स जो है उसमें 80% जो है वो फ्रेंच स्पीकर्स हैं, ब्ला ब्ला। अब यहाँ पर तुम जो है इसको क्लियरली समझ सकते हो, ये तुम्हारा हो गया बेल्जियम का मैप, और इसको अगर तुम देखो तो ये जो येलो वाला पार्ट है ये तुम्हारा जो है डच लैंग्वेज बोलने वाले लोगों से बसा हुआ है। ये एरिया देखने में तो थोड़ा कम लगता है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली पॉपुलेशन वाइज जो है इनका परसेंटेज ज्यादा है बेल्जियम में,
राइट। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, रीजन जो है वो भी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी का हिस्सा है, रीजनल भी डिफरेंस है ना, ये अपने हिस्से में ये अपने हिस्से में, और लैंग्वेज जो है वो भी दूसरा हिस्सा है। तो लैंग्वेज और रीजन दोनों यहाँ पर कंबाइंड फोर्स, कंबाइंडली जो है एक आइडेंटिटी, एक एथनिक आइडेंटिटी तैयार कर रहे हैं। एक तरफ जो है आपके सामने में डच स्पीकिंग फ्लेमिश रीजन के लोग हो गए, दूसरी तरफ आपके सामने जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग वेलोनिया रीजन के लोग हो गए। ऑफ कोर्स ये जो है यहाँ की राजधानी है ब्रसेल्स, और इसमें जो है फिर 80% मेजोरिटी, 80% जो है वो फ्रेंच है और 20% जो है वो डच है। जर्मनी वाले बेचारे बिल्कुल इस कोने में आके रहते हैं, दे आर लाइक एक्सट्रीम माइनॉरिटी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ की बेल्जियम की कहानी में देखो होता क्या है कि जो फ्रेंच जो है ऑल्दो दे आर अ माइनॉरिटी, लेकिन उन्होंने जो है ज्यादा जो है डोमिनेंट पोजीशन एंजॉय किया है। ओके, फ्रेंच enjoyed relatively you can say more prosperity and power. Okay, इनको जो है ज्यादा prosperity और power जो है इन्होंने enjoy किया है यहाँ पर। in contrast जो डच वाले हैं, डच स्पीकिंग जो फ्लेमिश रीजन के हैं बेचारे, उन्हें जो है लगता है कि they were late in like getting उनके अंदर फीलिंग है कि उनको जो है ये बेनिफिट्स वगैरह जो है दे रिसीव्ड द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल यू कैन से बेनिफिट्स लेटर। ओके, इनको लगता है कि इनको ये सब जो है इन्हें बाद में मिली। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब पहली बात तो भाई देश के अंदर ये मेजोरिटी है ये माइनॉरिटी है, तो कभी मेजोरिटी के अंदर एक जो है अपनी वाली फीलिंग आती है कि भाई हम 30 मार खाए हैं, हम तोप मार खाए हैं, राइट। तो इस तरफ जो है दूसरा और किस बात का गुस्सा होगा कि वो जो है संख्या में हमसे कम है लेकिन वो इकोनॉमिकली जो है हमसे ज्यादा आगे है, वो जो है पॉलिटिकल उनका जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा आगे है। और इस वजह से क्या हुआ, बेल्जियम में भी जो ये डच स्पीकिंग जो फ्लेमिश रीजन में रहने वाले हैं उनके अंदर ये वेलोनिया में रहने वाले जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं उनके खिलाफ जो है एक द्वेष की भावना आ गई, एक रिजेंटमेंट की भावना आ गई। ओके, और इस ये रिजेंटमेंट जो है वो खास करके 50s और 60s के पीरियड में जो है काफी ज्यादा रहा, टेंशंस जो है दोनों कम्युनिटी के बीच में वो ज्यादा हुई, और खास करके ब्रसेल्स में, क्योंकि ब्रसेल्स में जो है डच स्पीकिंग जो थे वो माइनॉरिटी थे, फ्रेंच स्पीकिंग जो थे वो मेजोरिटी थे, जबकि पूरी कंट्री में जो है डच स्पीकिंग जो थे वो मेजोरिटी थे और ये बेचारे जो थे वो माइनॉरिटी थे। तो ये तुम्हारा हो गया बेल्जियम का केस। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, पहली बात कि एथनिक डाइवर्सिटी है, और दूसरी बात ये कि एक जो है वो मेजोरिटी ग्रुप है, दूसरा जो है वो एक माइनॉरिटी ग्रुप है। अब हम श्रीलंका का केस देखते हैं। श्रीलंका में भी इसी तरीके से दो एथनिक ग्रुप्स हैं, ओके, सिंगलर्स एंड तमिल्स। सिंगलीज बेसिकली, सिंगलीज जो है लैंग्वेज है एक्चुअली, ठीक है ना। तो सिंगलीज जो है वो इस येलो मार्क एरियाज में रहते हैं। जो ये रेड वाला एरिया देख रहे हो इधर, ये जो है आपका तमिल्स का हो गया, और इसके अलावा ये वाला जो एरिया देख रहे हो आप, ये भी तमिल्स का हो गया। यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन आप देख सकते हो कि तमिल भी जो है वो भी एक होमोजेनस नहीं है कम्युनिटी, इसके अंदर भी दो टाइप है। ओके, नेटिव तमिल्स, वो ऐसे तमिल जो शुरू से ही जो है श्रीलंका में रहते आए हैं, और वो तमिल जो कि इंडिया से जाके सेटल हुए थे वहां पर कॉलोनियल पीरियड में, जबकि वो वहां पर कह सकते हो कि क्या कहते हैं प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पर गए थे ये, ठीक है ना। तो ये हो गए। तो इस तरीके से दो जो है आपके पास तमिल के अंदर भी डिस्टिंक्शन हो गया। अब ये जो श्रीलंका सॉरी ये तमिल वाले जो हैं इसके अंदर भी आपको जो है अब दो डिस्टिंक्शन मिल रहा है। तमिल के अंदर आपको क्या क्या है, हिंदू एंड मुस्लिम। दूसरी तरफ जो हम सिंगलीज की बात कर रहे थे, तो सिंगलीज में क्या है कि वो जो है मेजरली जो है वो बुद्धिस्ट रहे, ठीक है। तो इस तरीके से जहां बेल्जियम में हमने देखा कि रीजन और लैंग्वेज के आधार पर जो है सिमिलैरिटी या डिस्टिंक्शंस थे या आइडेंटिटी फॉर्म हो रही थी लैंग्वेज और रीजन के आधार पर, यहाँ जो है रीजन और रिलीजन के आधार पर जो है आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है। और इस तरह के आइडेंटिटी फॉर्मेशन के में क्या हुआ है कि हम ये देख रहे हैं कि जहां बेल्जियम में डच स्पीकर जो थे वो मेजोरिटी थे
एटलीस्ट फ्रेंच स्पीकर से ज्यादा थे। यहाँ के कॉन्सेप्ट में श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में सिंगलिश जो है वो बहुत बड़ी मेजोरिटी है, राइट, ऑलमोस्ट लाइक 78%, बहुत बड़ा पॉपुलेशन हो गया, 74%, तो 74% काफी बड़ा पॉपुलेशन साइज हो गया, राइट, तो 74% मेजोरिटी इनके पास रही। तो अब आगे हम ये देखेंगे कि अब ऐसे में क्या होगा कि मेजोरिटी के अंदर जो है हमेशा ये एक टेंडेंसी आ सकती है कि चूंकि डेमोक्रेसी है और बहुमत की सरकार बनती है, मेजोरिटी वोटर्स की सरकार बनती है, तो ऐसे में जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर जो है अपना विल इम्पोज कर सकते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर जो है अपनी इच्छा इम्पोज कर सकते हैं, वो जो है अनड्यू फायदा उठा सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस का कंट्री के अंदर, ठीक है, जहां पर कि माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो अपने आप को एक्सक्लूडेड फील करेगी, अपने आप को जो है नेग्लेक्टेड या इग्नोर्ड फील कर सकती है, मार्जिनलाइज्ड फील कर सकती है। ओके, सो लाइक दिस इज अ मेजर कंसर्न हियर। Now in the coming classes we will look at like how this diversity and this problem of majority and minority ethnic groups, how it could be like responded to, and we will look at this in the context of like majoritarianism in Sri Lanka, okay, और फिर जो है जो एकोमोडेशन की पॉलिटिक्स होती है बेल्जियम में, इसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, और उसके बाद हम जो है पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को जो है फिर लार्जर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में देखेंगे, बट दैट इज फॉर द नेक्स्ट सेशन। Until now, just have fun and yeah, try doing one thing, try learning about this whole like demographic you can say features of Sri Lanka and Belgium, particularly जो मैप आपको अवेलेबल प्रोवाइड किया गया है आपकी बुक में, make that map in your book, okay, and color code it to show which like ethnic group resides in which geographical area. Okay, that will be your task for this lesson. Thank you, bye bye.